Hello everyone, welcome to Bajne's Khokha. Today we have Seema ji with us. हेलो गाइस। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फॉर सीयूईटी पीजी लाइफ साइंसेस का बेसिक्स। ठीक है, बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। शाउट आउट टू मिस्टर प्रशांत वीसी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। ये हमें स्लाइड शेयर से मिली है। ये जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं ये आपको हमारे डिस्कॉर्ड पे मिल जाएंगी। इसका लिंक होपफुली डिस्क्रिप्शन में होगा। खैर, हम लोग जेनेटिक्स में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। अभी हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के ऊपर आ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, क्या होता है उसका टाइप, और क्या क्या कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व करते हैं वो, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, रोल क्या है, सिग्निफिकेंस, और बस दैट्स इट। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो चीज़ है वो एक प्रोटीन है। ट्रांसक्रिप्शन हमें पता है, सिंपल आसान भाषा में डीएनए से आरएनए आपका जब बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, है ना। हाँ। ठीक है, तो जब डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो इट्स अ प्रीटी बिग डील यार। आप पूरे डीएनए को खोल रहे हो बीच से। ठीक है, तो उसके लिए आपको फैक्टर्स ही होंगे, तो ये फैक्टर्स उसमें हेल्प करते हैं। ये खुद क्या है? प्रोटीन। इनका नेचर क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन है, लिपिड भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे, प्रोटीन ही है। और 10% ह्यूमन जीनोम का जो 10% है, यानी कि पूरी के पूरे सारे डीएनए का 10% जो होता है वो टीएफ बनाता है। टीएफ यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर सकता है अगर उसको कुछ और प्रोटीन्स मिल जाए तो। इन प्रोटीन्स को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। कौन सा पॉलीमरेज? आरएनए पॉलीमरेज। ओके, चलो। नेक्स्ट इज कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के टाइप क्या होते हैं। इनको बेसिकली 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, एक जर्नल, एक अपस्ट्रीम और एक इंड्यूसिबल। तो आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये इनिशिएशन के लिए चाहिए होते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, यानी कि इनिशिएशन यानी कि शुरुआत के लिए। और जो इसमें डिफरेंट बेसल फैक्टर्स जो हैं वो कुछ इस तरह से है। टीएफ मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और इसको हम 2 मान के चल रहे हैं, ठीक है। और ये DBFEH। नेक्स्ट इज अपस्ट्रीम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ये स्पेसिफिक शॉर्ट सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि अपस्ट्रीम डायरेक्शन में लोकेटेड है। अपस्ट्रीम एज फार एज आई नो इज 3' to 5' डायरेक्शन स्टार्ट पॉइंट की, ठीक है। तो ये वहाँ से स्पेसिफिक शॉर्ट सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, और इनमें हमारे पास आता है SP1, CTF फैमिली, CP1 फैमिली, OCT1, OCT2। अब मुझे इसमें से किसी का भी वो पता नहीं है फुल फॉर्म, सो आगे जाके देखते हैं कि क्या इसके बारे में बताया है या नहीं। थर्ड वन इज़ रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट इनका काम है रेगुलेट करना। रेगुलेटरी फैक्टर्स जो हैं उनको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ये एक प्रोटीन्स है, यानी कि एक प्रोटीन्स का ग्रुप है जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंसेस से बाइंड करते हैं प्रमोटर रीजन में, और इनकी सर्टेन किससे सर्टेन स्पेसिफिक क्लासेस जो होती है जीन्स की, और उनकी ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। तो कुल मिला के ये कुछ जीन्स जो कि प्रमोटर साइट पे प्रेजेंट होते हैं उनकी स्पेसिफिक सीक्वेंस से ये बाइंड करते हैं और उनकी ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। यही इसका मतलब। ओके, तो अब देखते हैं भाई ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। हमने ऑल तो पढ़ रखा है, बट आओ देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो भी आरएनए पॉलीमरेज वगैरह आता है, जब आ जाओ, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर आया, वो जीसी जहाँ पे रिच है वहाँ पे बाइंड कर गया, और फिर वहाँ से सारा झोलमाल स्टार्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे इसने डेप्थ में दे रखा है। लेट्स गो टू द टेक्सचुअल पार्ट ऑफ इट। आ जाओ। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के दो डोमेन्स होते हैं कम से कम, एक तो डीएनए बाइंडिंग और एक एक्टिवेशन डोमेन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के दो डोमेन यानी कि दो एरियाज। अब जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है वो जाहिर सी बात है कहाँ बाइंड करेगा? डीएनए को। बिल्कुल सही। और एक्टिवेशन डोमेन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट करता है। एक डीएनए से बाइंड करता है, दूसरा रेगुलेट करता है। वो इंटरैक्ट करता है बाकी के अदर प्रोटीन से। किससे बाइंड करता है? बाकी के प्रोटीन से। बाइंड किससे करता है? अ, ये नहीं, मैं वो ओवरऑल वाला पूछ रहा हूँ। डीएनए से बाइंड करता है। क्या क्या नाम है उन दोनों का, बताना। डीएनए बाइंडिंग डोमेन और एक्टिवेशन डोमेन। हाँ, तो थोड़ा और जानते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन के लिए। ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, एक बार ही बाइंड करते हैं डीएनए से। अब यहाँ पे क्या क्या है? हेलिक्स लूप प्रोटीन्स हैं, लूसीन जिपर प्रोटीन्स है, और जिंक फिंगर प्रोटीन्स हैं। कौन कौन से हैं?
हेलिक्स लूप प्रोटीन्स, ल्यूसिन जिप प्रोटीन्स और लूप फिंगर्स, नहीं जिंक फिंगर। जिंक फिंगर, लूसीन जिपर और जिंक फिंगर। ठीक है, लूसीन का जिपर है और जिंक का फिंगर है। हीलिक्स लूप हीलिक्स हैं। आओ हीलिक्स लूप हीलिक्स की बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक जनरल आइडिया हमें होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक अमीनो एसिड है जो कि डीएनए से बाइंड करता है। ऑल्सो इसे कहते हैं BHLH, आई गेस बेसिक हुप लूप हीलिक्स। हीलिक्स लूप हीलिक्स। हाँ सॉरी, हुप लूप बोल दिया मैंने, सॉरी। हीलिक्स लूप हीलिक्स, HLH, हीलिक्स लूप हीलिक्स, ये BHLH है। ये अपने डीएनए से, आपके डीएनए से बाइंड करता है। लूसीन जिपर की बात करते हैं, ये डीएनए पर बाइंडिंग डोमेन है। TF, ये DBD मतलब डीएनए बाइंडिंग डोमेन, और TF मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड करता है एट हर 7वें पोजीशन पे इन द सीक्वेंस। और जिंक फिंगर जो है वो हमारा सबसे पहले TF3A में पाया गया था, बीटा शीट कोऑर्डिनेटली बाइंड जिंक आयन। खैर ये आपको बेसिकली मैं तो कहूँगा सिर्फ और सिर्फ 3 नाम याद रखो कि ये आपके डीएनए बाइंडिंग डोमेन के 3 नाम है। ये 1 2 3, HLH, लूसिन जिपर और जिंक फिंगर। खैर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रोल क्या है भाई, एक बार ये भी देख लेते हैं जल्दी से, फिर ओवर टू यू। ओके, चलो बताओ आप। सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए की बात करते हैं। हमने कौन कौन से पढ़े थे? BDEFG ऐसा कुछ पढ़ा था, याद नहीं है मेरे को। ABD और H था और एक F था मेरे हिसाब से, E नहीं था। तो पहले हम A के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 3 सब यूनिट होते हैं, ठीक है। A के अंदर हमारे पास 3 सब यूनिट होते हैं, ठीक है। और इसका मास 69 किलो डाल्टन है। आई डोंट थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, बट नंबर ऑफ सब यूनिट वी कैन, तो वो भी नहीं करते हैं, बस इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो A का फंक्शन है कि ये TBP यानी कि ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन्स और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, इन सब को ये स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। फिर बी का क्या है कि ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा और RNA पॉलीमरेज को एक्यूरेटली पोजीशन करेगा जहाँ से हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हमारे क्या करवा रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट कर रहे हैं। तो हम बस वही फंक्शन इन सबका होगा, बस इनका अलग अलग सबका उसमें सब फंक्शंस हैं ये काइंड ऑफ, ठीक है। तो ए का हमने पढ़ लिया स्टेबलाइजेशन, बी का हमने पढ़ लिया कि एक्यूरेट पोजीशनिंग करना, डी का दे नहीं रखा। TBP अब क्या है? TBP जो यहाँ पर इन्होंने दिया है और TAF जो यहाँ पर इन्होंने दिया है, दोनों चीज़ें इसके बारे में देखते हैं। TBP टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करती है और TAF क्या करती है? ये DNA बाइंडिंग करती है TBP से, यानी कि DNA जब TBP DNA से बाइंड कर रहा होगा तो इसको ये रेगुलेट करेगा, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स इट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक बारी ये भी बताइए दो। हाँ, E भी है, माय बैड, E होता है। तो कौन कौन सा हो गया? हमने पीछे पीछे कौन कौन सा पढ़ा? ABD पढ़ा था शायद। हाँ ABD पढ़ा था। D तो हमने पढ़ा ही नहीं, D का तो दिया ही नहीं है। अच्छा, D का दे ही नहीं रखा। B पढ़ा हमने। अब हम EFH देखते हैं। E में क्या है? E में ये क्या करता है, जो H वाला है उसको रिक्रूट करता है और हेलिकेस एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी। तो आई विल स्टार्ट हाइडिंग, ओके। तो ये किसकी एक्टिविटी को, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बस वही हाइड कर रही हूँ, ठीक है। और TFF क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा और रेगुलेट करेगा TFH को ही, ठीक है। और प्रमोटर की टारगेटिंग करेगा, ठीक है। और H क्या करेगा? H करेगा DNA को अनवाइंड करेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। पीछे करना, यहाँ से भी एक बार हटा देती हूँ। और यहाँ पर एंड दिस रेगुलेट DNA यहाँ से हटा देते हैं। चलिए बताइएगा। ओके सो ए मेरे हिसाब से आपका TBP और T मतलब इन दोनों की बाइंडिंग करेगा आप। ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग और TF का उसका स्टेबलाइजेशन करता है जहाँ तक मेरे को पता है। उनकी बाइंडिंग को स्टेबलाइजेशन करता है। जो बी वाला है वो आई डोंट नो, कुछ प्रमोटर रिकॉग्नाइज करता है। प्रमोटर कहाँ पर है वो रिकॉग्नाइज करता है। बी का ये काम है। ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन का होगा कि भाई वो रिकॉग्नाइज करे प्रमोटर, आई गेस इसका भी यही काम है।
अच्छा नहीं, टाटा बॉक्स, सॉरी, टाटा बॉक्स रिकग्नाइज करना। इट्स द सेम थिंग, प्रमोटर पे ही टाटा बॉक्स होता है। हाँ, तो टी एफ का होगा कि भाई रेगुलेट करे वो, आई डोंट नो, किसकी बाइंडिंग? टीबीपी किससे बाइंड करेगा? प्रमोटर में, टाटा बॉक्स कहाँ पर होता है? प्रमोटर। प्रमोटर कहाँ पर अच्छा, होता है? डीएनए बाइंडिंग बाय टीबीपी जहाँ पर भी लग रहा है उसको रेगुलेट करना। ओके। ई वाला जो था वो आपका एच को रिक्रूट कर रहा था और हीलिकेज एक्टिविटी देख रहा था, हीलिकेज एक्टिविटी। एफ वाला जो था वो भी इसी को रेगुलेट कर रहा था, और आई डोंट नो किस चीज़ की टारगेटिंग, प्रमोटर टारगेटिंग हो रही थी, प्रमोटर को ढूंढते थे ये लोग। हाँ, और हील एच वाला जो है वो हीलिकेज यानी कि अनवाइंडिंग करवाता है, अनवाइंडिंग डीएनए स्टार्ट पॉइंट। खैर, अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है एक बार ये देख लेते हैं जल्दी से। अगर P53 के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है, उससे ली फ्रमानी सिंड्रोम होता है, जो बहुत ही ज़्यादा रेयर फॉर्म है इनहेरिटेड कैंसर का, यानी कि आपको बचपन से ही कैंसर होगा, ब्रेन ट्यूमर, ल्यूकीमिया, लंग की वो फलाना ठिकाना, इसका P53 में अगर म्यूटेशन आ जाती है तो आई एम एज्यूमिंग कि ये म्यूटेशन जो है ये टीबीपी या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से ही रिलेटेड होगी। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, या दिस इज़ अ कंडीशन इन विच देर इज़ हाई चांसेस ऑफ स्किन कैंसर। ये बहुत ही ज़्यादा हाई सेंसिटिविटी कॉज कर देता है यूवी रेस से, और डीएनए रिपेयर सिस्टम इफेक्टेड होते हैं। ये जहाँ तक मेरे को याद है एक बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं ये। हाँ, ये क्वेश्चन में आया था। हाँ, क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से उसमें डिजीज में डीएनए रिपेयर सिस्टम सिस्टम, इफेक्ट हाँ, करता है। तो ये जीरोडर्मा पिगमेंटोसम में होता है, इसमें स्किन और आई सेंसिटिविटी भी होती है। और ली फ्रोमोनी सिंड्रोम इज अ कैंसरस डिजीज। हाँ, ली फ्रोमोनी सिंड्रोम। Okay, next we come with transcription initiation with RNA polymerase 2. Okay, तो अब इसमें क्या हो रहा है, जूम करिए प्लीज़। तो यहाँ पर हमारा टाटा बॉक्स था, ठीक है, हमारा टीबीपी आया। टीबीपी इज ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन। तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन कि ये इससे बाइंड करेगा। तो ये आपका डीएनए से बाइंड कर गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए। फिर उसके बाद आया बी वाला। बी वाला क्या काम करवा रहा था, याद है आपको? नहीं, मैं भूल गया। प्रमोटर रिकग्नाइज कर रहा था शायद, टाटा हाँ, बॉक्स का रिकग्नाइज कर रहा था। एग्जैक्टली। तो इसने वैसे ये टाटा बॉक्स को तो टीबीपी ही रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन बी का काम होता है आगे कि ये देखना कि प्रमोटर जो है वो आपका एक्यूरेट जगह पर लग रहा है कि नहीं, ठीक है। ओके। तो ये बेसिकली आपका पॉलीमर है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज 2, मतलब इसके साथ ही प्रमोटर भी जुड़ा हुआ होता है। तो ये अब इसने इसके साथ जुड़ना है, तो इसमें बी काम करेगा, और एफ वाला जो है वो इसकी मदद करेगा, ठीक है। तो ये जाके इसके साथ जुड़ गया, सही पोजीशन पर जुड़ाने का काम किया इसने। फिर उसके बाद आपका ई आया। ई कौन सी? ई अब आपका हेरिकेज वाला काम कर रहा था, ठीक है। ये यहाँ पर आया और इसने डीएनए को अनवाइंड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर वो एच नहीं करता वो। मतलब एच को एक्टिवेट कर दिया ताकि वो उसको अनवाइंड कर सके आगे, ठीक है। तो फिर अब एच ने काम किया, ठीक है, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना दिया उनमें, मतलब सारे फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पर आपका एटीपी यूटिलाइज हुआ। एटीपी यूटिलाइज होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर आपका वही अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गया, और कुल मिला के आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अनवाइंडिंग हुआ, और जो आपका एमआरएनए आके जुड़ता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, वो यहाँ पे जुड़ना स्टार्ट हो गया और आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गई। ओके, ओके, आई थिंक दैट वाज इट। तो इसी के साथ साथ हमारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हो चुका है ओवर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सॉरी, वो ओवर हो चुका है। वी विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। You can find this in our Discord server. ऑल्सो दीज आर जस्ट इम्प्लाइड टॉपिक्स, सो वी जस्ट बी कवरिंग देम ओवर द टॉप, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। हाँ, और तो ये इसलिए implied topics हम होते हैं। पहले ट्रांसक्रिप्शन जर्नली बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम ये एक्स्ट्रा इम्प्लाइड चीज़ें कवर कर रहे हैं। सो मेक श्योर टू स्टडी देम एज वेल बिकॉज दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Okay guys, bye bye, best of luck.